नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करने एक बार फिर हाजिर हैं हमारे इस साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में। शेखर, सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। एकदम बिल्कुल। चलिए, पहला सवाल है अनुभव सक्सेना का। बोल रहे पाकिस्तान गाजा नहीं है और भारत इजरायल नहीं है। पाकिस्तान के पास भारत को किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने की लगभग समान क्षमता है। ऐसे में क्या भारत को पाक सेना को धीरे धीरे पॉइजन नहीं करना चाहिए ताकि वे समय के साथ कमजोर होने लगे, बजाय सीधे टकराव के, जो मेरे विचार से भारत को आर्थिक रूप से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, आप बहुत समझदार हमारे रीडर व्यूअर हैं, और हमारे रीडर व्यूअर होते भी समझदार हैं, हम्म। क्योंकि सोच समझ के बोलते हैं और सोच समझ के ही बात करते हैं। देखिए, कोई भी लड़ाई हो तो सवाल ये नहीं होता कि किसके कितने जहाज गिरे, किसके कितने टैंक टूटे। सवाल ये होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो होता है, जी। उसमें किसको कितना नुकसान होता है। लेकिन दूसरा उसका उसको उसी सिक्के का दूसरा पहलू ये है, दूसरी साइड ये है कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का क्या फ़ायदा है अगर आप उसका इम्पैक्ट नहीं कर पाए। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जो फैसला लेते हैं, उनको सब सोचना पड़ता है। पाकिस्तान में इस समय ज़रूर ये बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार इस समय बहुत अनपॉपुलर है, जी। क्योंकि सरकार तो बिल्कुल इलेजिटिमेट है, क्योंकि पहले इलेक्शन को फिक्स किया, बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन है, क्योंकि फेक इलेक्शन है, क्योंकि उसके अंदर तो अपोजिशन पार्टी को कंटेस्ट ही नहीं करने दिया, मेन जी। अपोजिशन पार्टी को, जो इमरान खान की थी, जो जीतने वाली थी। फिर दूसरों को बना के सारी पावर भी उससे चीफ ने ले ली अपने आप। फिर उसके बाद संविधान में संशोधन कर दिए। तो उनकी, और वैसे भी महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी आगे नहीं जा रही है, तो उस सब चीज़ों से लोग नाराज़ हैं। और ये जो सेनाध्यक्ष हैं उनके, उनसे भी लोग नाराज़ हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि भारत से अगर थोड़ी भी खिटपिट हो जाए, कुछ भी एक्शन हो जाए। देखिए, यहाँ अगर लंबी लड़ाई हो वो तो और बात है, लेकिन एक दो दिन का कुछ होता है तो दोनों साइड उसको, अपने आप को प्रोपेगेंडा में कुछ ना कुछ कह सकती है कि हम जीत गए, हम जीत गए। जी। कोई ना कोई तो रुकेगा ना उसमें कि जी हमने उसको रुकवा दिया, और दूसरा कहेगा मैंने उसको सबक सबक सिखा दिया, फिर मैं रुक गया। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बहुत सोचने समझने की बात है कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो क्या है। लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी आएगी कि पाकिस्तान को ये ना कहीं गलतफहमी हो जाए कि अब जो एस्केलेशन लैडर है वो और जगह सेट हो गई है, तो भारत में आप ऐसे अटैक्स और करवा सकते हैं, भारत कुछ करेगा नहीं। तो हम्म। ये सारी बातें सोचने की है। दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो भी एक तरह की अलग है, क्योंकि जो दुनिया है ये लड़ाई से थकी हुई है, जी। क्योंकि यूक्रेन में चल रही है, गाज़ा में चल रही है, और ईरान के साथ टेंशन्स चल रही हैं। चाइना ताइवान को लोग देख रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रोज़ अपनी अपनी कुछ मुसीबतों में फंसा रहता है। अभी उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को निकाला है 100 दिन के अंदर अंदर। तो अभी क्या भरोसा है उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का भी नंबर आ जाए थोड़े दिनों में। तो ये सारी स्थिति देखते हुए इसको समझने की बात है, लेकिन ये भी समझने की बात है कि अगर कुछ ना किया जाए तो पाकिस्तान इसका क्या मैसेज लेगा। इस समय एक जो चीज़ है जो नेगेटिव है वो ये है कि पहले हमेशा, चाहे कारगिल हो, चाहे उसके बाद 26/11 हो, उसके पहले पार्लियामेंट अटैक और पराक्रम हो, जी। या फिर 2019 पुलवामा, भारत और पाकिस्तान में हमेशा एक बैक चैनल में बातचीत होती रही है। इस समय लगता नहीं कि बैक चैनल है। तो बैक चैनल भी नहीं है, और जो हमारे, खैर, अ, राजदूत तो हैं ही नहीं, डिप्टी हाई कमिश्नर्स हैं, लेकिन कुछ हद तक तो बातचीत है, लेकिन बैक चैनल अभी नहीं है, क्योंकि जी। बैक चैनल से बहुत चीज़ें अंडरस्टैंडिंग भी होती है आपस में, और हल भी होती है। तो ये सारी बातें सोच के जिसको भी फैसला करना है, उसके लिए फैसला करना आसान नहीं है। शेखर, अगला सवाल तनुश्री सेन का है। पूछ रही हैं, तुर्की पाकिस्तान को हथियार क्यों बेचता है और उसका समर्थन क्यों करता है? क्या धार्मिक गठबंधन ही इसका एकमात्र कारण है? अगर टर्किश हथियार हाई एंड हैं तो भारत उन्हें क्यों नहीं खरीदता? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जो टर्की हथियार बेच रहा है, तुर्की है, वो कोई भी जो खरीदेगा, उसको दुश्मन ना हो तो उसको वो बेच देगा। हम्म। कि उन्होंने उसके पहले अज़रबैजान को भी बेचे थे, जी। तो वो भारत को भी बेच सकता है भारत चाहे तो। बल्कि सच्चाई ये है कि भारत कुछ अपनी नेवी के लिए कुछ जहाज टर्की से बनवा रहा था, हम्म। लेकिन वो फिर जब टर्की ने पाकिस्तान का
समर्थन करना शुरू किया, कश्मीर का मामला रेज़ करना शुरू किया यूएन में, तो भारत ने वो ऑर्डर कैंसल कर दिए थे और वो एक तरह का जॉइंट प्रोजेक्ट ही था, तो उसको कैंसल कर दिया था। तो तुर्की के हथियार अब बहुत मॉडर्न हैं हुँ, और ख़ास करके नेवी के जो अनमैन्ड उन्होंने जहाज़ बनाए हैं, जी, वो बहुत आगे के दर्जे के हैं और बैरक्टार तो हम जानते ही हैं, उसका यूक्रेन में कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान ने भी कुछ बैरक्टार खरीदे हैं ड्रोन्स वहाँ से। तो टर्की पाकिस्तान का दोनों तरह की रिश्तेदारी है। एक तो इस्लाम, दूसरा शुरू से आज की बात नहीं है, ये करीब 60-70 साल पहले से पाकिस्तान टर्की की आपस में रिलेशनशिप है, उनके मिलिट्रीज़ के आपस में रिलेशनशिप है और टर्की भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का एक मॉडर्न लीडर समझता है। तो वो कॉम्पिटिशन है, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब का आपस में कॉम्पिटिशन है। तो उसमें टर्की सोचता है कि मैं सबसे मॉडर्न हूँ, टर्की सबसे मॉडर्न है। टर्की अपने आप को यूरोपियन भी कहता है, नेटो का मेंबर भी है। जी, टर्की एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब एक ऐसा देश एशिया का जहाँ पे अमेरिका के एटम बॉम्ब रखे हुए हैं। वो इंसिरलिक एयर बेस में मेरे ख्याल 70 या 80 एटम बॉम्ब्स रखे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो नेटो मेंबर है। हुँ, तो टर्की एक बहुत मैं कहूँगा कि बहुत कॉन्सुमेट प्रैक्टिशनर है इसका, बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी है इस खेल का। जी, और पाकिस्तान को वो ना सिर्फ एलाई की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन खरीदार की तरह भी इस्तेमाल करता है। तो और काफ़ी हथियार जो हैं अमेरिकन ओरिजिन के हैं, वो टर्की के और पाकिस्तान के कॉमन हैं। जैसे कि F-16 जहाज़ आप समझ लीजिए। जी, कल को मान लीजिए पाकिस्तान को 10 F-16 की ज़रूरत है, तो मैं नहीं लगता कि टर तुर्की हिचकिचाएगा देने से पहले। हुँ, कुछ बहाना बना देगा अमेरिका के साथ बाद में। तुर्की का चलता ही रहता है, S-400 का भी चलता है। उसके बाद अमेरिका से F-35 मिलेंगे कि नहीं। तो ये जो तुर्की की एक पोजीशन है जियो स्ट्रेटेजिक, उसका वो बहुत फ़ायदा उठाता है। और दूसरी बात कि इस्लामिक कंट्री भी है, हुँ। लेकिन बहुत मॉडर्न कंट्री भी है। बहुत मॉडर्न, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत वेस्टर्नाइज्ड लोग हैं और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये एक बहुत अलग तरह की पावर है और ये पाकिस्तान की इस समय वो स्ट्रेंथ है। शिखर, अगला सवाल संकल्प का है, हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे हैं यहाँ तक कि आपकी सीटीसी की सीरीज़ भी पाकिस्तान सेना की गहराई और क्षमता को समझने में विफल रही। बोल रहे हैं ये पीएसयूज़ के माध्यम से पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है, सबसे प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज़ और इसका सबसे बड़ा ज़मींदार। कोई ये कंक्लूज़न निकाल सकता है कि एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होने के बजाय न केवल कश्मीर बल्कि पूरा भारत सेना की जुगुलर वेन हो सकता है। ये सजेस्ट करना कि इसे पाकिस्तान के सिविलियन लीडरशिप या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, हास्यास्पद होगा। इससे मैं अपने प्रश्न पर आता हूँ, हाउ फार इज़ टू फार? बोल रहे मेरा सवाल है कि ये सीमा क्या है, ये लिमिट क्या है जिस पर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, उन्होंने मैड लिखा है, को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा? मानवता का इतिहास आत्मसम्मान के लिए उसके स्टैंड से परिभाषित होता है, न कि सर्वाइवल के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये आइडिया कि पाक अपने सर पर परमाणु बंदूक रख सकता है और कुछ भी करके बच सकता है, को आईना दिखाने की ज़रूरत है, आइडियली मोनोटोनस डी-एस्केलेशन कॉल के बजाय एक जॉइंट ग्लोबल एक्शन द्वारा? देखिए, जॉइंट ग्लोबल एक्शन कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत हुँ, मुश्किल होता है। क्योंकि जॉइंट ग्लोबल एक्शन तब होता है जब एक ग्लोबल पावर उसमें हो हुँ, और उसको लगे कि मुझे करना है। जी, जैसे कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान जाना था, तो उन्होंने नेटो का आर्टिकल 5 हुँ, इन्वोक कर लिया। आर्टिकल 5 में एक नेटो के देश पे हमला होता है, तो सब पर हमला माना जाता है जी, और उस पे एक देश लड़ने जाता है, तो सारे 2 देश लड़ने जाते हैं। तो अमेरिका ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है 9/11 का, उसके लोग अफ़गानिस्तान में हैं, तो हम लड़ाई करेंगे। तो ग्लोबल एक्शन ऐसे नहीं होता है और ग्लोबल एक्शन में सेना लेके तो कोई जाता नहीं है, हुँ, अनलेस आपका ग्लोबल अलायंस हो। उसका भी अब भरोसा नहीं है नेटो का, नेटो में ट्रम्प क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब देखिए कि यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। हालाँकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, हुँ, लेकिन यूरोप के लिए, नेटो के लिए यूक्रेन एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये अब वो ज़माना नहीं है जहाँ पे ग्लोबल ऐसे लोग आते हैं मिलके, लेकिन आप प्रेशर डाल सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान 2022 तक एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट पे था। हुँ, एफएटीएफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सब दुनिया का, कि कौन से देश में माफियाज को, टेररिज्म को खास करके फाइनेंस जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हुँ, तो उनके बहुत क्राइटेरिया होते हैं, तो उसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब तक
एफएटीएफ में आप ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आते, तब तक आपको कोई लोन नहीं मिल सकते थे, और पाकिस्तान को आईएमएफ के लोन की बहुत डेस्परेटली ज़रूरत थी। तभी उस टाइम हाफिज सईद वगैरह को गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया, और तभी भाग दौड़ में साजिद मीर, जो कि नंबर 2 थे एक तरह से लश्कर ए तैयबा के, उसको ना सिर्फ अरेस्ट किया गया, लेकिन उसको एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल किया गया टेरर फाइनेंसिंग के लिए, और ट्रायल में कन्विक्ट भी कर दिया गया। अब आप सोचिए कितनी देर में किया होगा वो। सोचिए, आप तो लॉ कवर करती जी, हैं। ये तो काफ़ी लंबा चल सकता है 3 यूजुअली। हफ्ते में 3 हफ्ते में हुँ, 3 हफ्ते में 15.5 साल की जेल हो गई, और जेल में डाल दिया। हुँ, क्योंकि और ये जब जेल में डाला है करीब 3 या 4 दिन पहले एफएटीएफ की मीटिंग से पहले, तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कि हमने कर दिया। जी, अब वो कोई लोग सब नजर आते रहते हैं बाहर। हुँ, आज भी हमारे यहाँ प्रवीण स्वामी की स्टोरी है कि वो लोग घूम रहे हैं। तो ये पाकिस्तान खेलता है, तो पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह का प्रेशर होता है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के लोग भी बहुत ट्विटर ट्विटर वगैरह पे बोल रहे हैं कि अरे ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी हमसे 10 गुनी बड़ी होगी, लेकिन पर कैपिटा बेसिस पे तो इंडिया 1.1.7 ज़्यादा है हमारे से। तो ठीक है, कहने को ये बात मैं सोचता हूँ इंडिया को इस टाइम तक पाकिस्तान से 2.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए था हुँ, पर कैपिटा इनकम में। जी, लेकिन 1.7 को आप इस स्लाइड में देखिए कि 1985 में, मैं तो उसी को रेफर करता हूँ क्योंकि वो पहला साल था जब मैं पाकिस्तान गया। जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे लगा ये लोग तो हमसे बहुत खुशहाल हैं, हुँ, और सभी कुछ वहाँ बेहतर था। वहाँ के फ़ोन बेटर थे, वहाँ की कारें बेहतर थी, वहाँ के हाईवे बेहतर थे। लगा कि ये तो टेलीकम्युनिकेशन वहाँ बेहतर था। तो लगा हमसे बहुत आगे हैं, और सच्चाई थी कि आगे थे। हुँ, 1985 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से 65% ज़्यादा थी। आज उसी पाकिस्तान से भारत की 65% ज़्यादा है। ना सिर्फ आपकी जो हेड स्टार्ट थी हुँ, और 65% की आपने उसको खोया, लेकिन 65% आप नेगेटिव में हो गए, हुँ, और हर साल ये नेगेटिव बढ़ेगा, क्योंकि भारत अगर 6.5% पे भी ग्रोथ करता है, पाकिस्तान पिछले 2-3 साल तो किया ही नहीं, इस जी, साल कह रहे हैं कि 2.7% होगा, तो 4% 5% ग्रोथ का वहाँ फ़र्क रहे। और उसके बाद पाकिस्तान की जो आबादी है भारत की आबादी से करीब 1 परसेंटेज पॉइंट, 1% पॉइंट हर साल ज़्यादा बढ़ती है। तो भारत की आप समझ लीजिए इस टाइम 2% टोटल फर्टिलिटी रेट है, पाकिस्तान का इस समय 3% के ऊपर टोटल फर्टिलिटी रेट है। उसका हुँ, मतलब क्या होता है, आपके पास लोग ज़्यादा आते हैं पॉपुलेशन में, तो आपकी पर कैपिटा इनकम उसी से तकसीम होती है। आप समझे ना कि अगर जी, ये पर जी, कैपिटा इनकम भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर है, हुँ, 144 करोड़ है, तो उसको 144 करोड़ से डिवाइड करेंगे, तब आपकी करीब $2880 बनती है। अगर यही देश की पॉपुलेशन जैसे अमेरिका है, हुँ, तो मान लीजिए 32 करोड़ होती, तो वो 32 करोड़ से तकसीम होती। तो जी, जितने आपके लोग ज़्यादा होते हैं पॉपुलेशन, उतनी आपकी पर कैपिटा इनकम पे दबाव आता है। तो हुँ, दोनों का अगर डिफरेंशियल देखें और भारत अपनी इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करे, और काफ़ी चीज़ें जो हमारी सरकार कर सकती थी जो 11 साल में नहीं किया है मोदी सरकार ने, प्राइवेटाइज करती, अपने आप को बिजनेस से बाहर निकालती, एक एनवायरनमेंट बनाती कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हुँ, टैक्सेशन कम करती है, टैक्सेशन बढ़ाती गई है सरकार, टैक्सेशन कम करती, तो उससे उससे जो हमारी 6% के करीब एवरेज ग्रोथ चल रही है, ये 7, मैं नहीं कहता कि 10% होना आसान नहीं है, लेकिन 7 7.5% तो जा सकती है इस लो बेस से। और 7-7.5% पे अगर भारत अब ग्रो करना शुरू कर जाए अगले 10 साल में, तो भारत और पाकिस्तान में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हुँ, और उसी पैसे को मैं चाहता हूँ कि भारत उसी में से पैसा और डिफेंस पर भी खर्च करे, जी, क्योंकि डिफेंस को डिटरेंट करना पड़ेगा। आपको फौजें इसलिए नहीं बनाई जाती कि आप लड़ाई करने जाएंगे उनसे, फौजें इसलिए बनाई जाती हैं कि आपको लड़ाई करनी ही ना पड़े। हुँ, तो वो उसमें भी काफ़ी गैप्स हैं और उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि भारत को भी फोकस करना चाहिए इकोनॉमी पे भी और अपने डिफेंस बिल्डअप के ऊपर भी। लड़ाई के लिए नहीं, भारत की कोई एम्बिशन नहीं है लड़ाई में हुँ। भी कि जाके कहीं से कुछ लेना है, कम से कम हमारी जनरेशन में तो नहीं है। किसने देखा है क्या होता है। तो लेकिन इस समय भारत को अपने आप को सिक्योर करने के लिए कुछ काम करने हैं जो जो भारत ने कुछ लापरवाही करी है। शेखर, अगला सवाल कार्तिक पराशर का है। वो बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एनडीए के तहत पाकिस्तान से निपटना यूपीए से बेहतर है या दोनों एक जैसे हैं?
कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ यही है कि एनडीए के तहत क्योंकि 2 बार एक्शन हुआ है। हुँ, एक बार और दोनों बार एक्शन बोल के हुआ है। तो एक बार उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और दूसरी बार बालाकोट में बॉम्बिंग हुई। ये जी। कह के हुआ है। ये यूपीए में नहीं होता था। यूपीए का तरीका कोवर्ट था, कुछ और था। हुँ, और दूसरी बात ये है कि ये अब मेजॉरिटी सरकार है और पॉपुलर सरकार है। तो इसमें देश के अंदर अलग आवाज़ें कम होती हैं। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये है कि तीसरी बात ये है कि उसमें किसी की भी सरकार होती है, लेकिन भारत की इकोनॉमी इस समय बढ़ी है, हुँ, भारत की इज़्ज़त दुनिया में बढ़ी है और भारत की ज़रूरत भी दुनिया को बढ़ी है। तो उस सब से एक समय के साथ-साथ यूपीए को गए हुए तब 11 साल हो गए जी। और सच्चाई ये है कि 2009 के बाद यूपीए की सरकार इफ़ेक्टिव थी ही नहीं। तो 2009 से अगर आप कंपेयर करें या मान लीजिए जिस समय 26/11 हुआ था बॉम्बे में, तब से कंपेयर करें तो ये इस समय भारत की स्थिति दुनिया में बहुत अलग तरह की है और भारत और पाकिस्तान का गैप भी अब बहुत अलग तरह का है। हुँ। शिखर, अगला सवाल सूरज का अगले कुछ सवाल कास्ट सेंसस पर हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना या कास्ट सेंसस होने के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने का दबाव सरकार पर बढ़ेगा? क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाना देश के हित में है? बोल रहे हैं अमेरिका में भी ब्लैक्स के साथ बहुत भेदभाव हुआ और स्लेवरी भी हुई, लेकिन वहाँ पर भी बिना आरक्षण के कैसे उनकी हालत को सुधारा गया? क्या भारत आरक्षण के लॉलीपॉप से कभी ऊपर उठ पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक स्लिपरी स्लोप है। हुँ, जब आप फिसलना शुरू करते हैं तो फिसलते जाते हैं, अगर वो ढलान की तरफ होता है तो। चढ़ाई की तरफ होता है फिर तो आप रुक जाते हैं, हुँ, लेकिन अगर ढलान की तरफ होता है फिर आप फिसलते जाते हैं। तो ये स्लिपरी स्लोप है, पहले कास्ट सेंसस होगी, फिर कहा जाएगा सेंसस का क्या फ़ायदा अगर इनको हम और रिज़र्वेशन ना दें। फिर होगा कि आप पार्लियामेंट जाइए, संविधान में संशोधन करके और जी। 50% की जो लिमिट है रिज़र्वेशन की उसको बढ़ाएँ। तो उसको फिर बढ़ाया जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता अगर कास्ट सेंसस हुआ। ये अभी नहीं होगा, अभी तो सेंसस होते हुए 2 साल लग जाएँगे। उसके बाद अगले इलेक्शन के आस-पास ये होगा। फिर उसके बाद राहुल गांधी बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन होनी चाहिए। हुँ, उसको रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब कहना तो आसान है, लेकिन सवाल ये है कि आप रिज़र्वेशन तो कर देंगे, लेकिन आपके पास जॉब्स हैं कहाँ पे? हुँ, सरकार के पास तो जॉब्स है नहीं और सरकार के पास जॉब्स है नहीं, प्राइवेट सेक्टर जब तक आप जाओगे प्राइवेट सेक्टर में करवाना वो बहुत बड़ी बात होगी। अमेरिका में जो किया गया वो अफ़र्मेटिव एक्शन है। उसमें मजबूरी नहीं थी लेकिन अफ़र्मेटिव एक्शन है। अफ़र्मेटिव एक्शन में इंसेंटिव्स होते हैं, उसके अंदर बहुत बातें और होती हैं। जैसे हमारे यहाँ सीएसआर है, हालाँकि मैं सीएसआर का स्टैट्यूटरी सीएसआर का समर्थक नहीं हूँ, हुँ, जो कानून में डाल दिया। हालाँकि कानून में कहते हैं बंदिश नहीं है, अपने नहीं खर्च करना मत करो। हुँ, पर कौन ऐसे हिम्मत करेगा जब सरकार ने कह दिया आपको डिस्क्लोज़र करना है, तो आप किस बहाने से बोलोगे? मेरे हिसाब से सरकार को टैक्स लेना चाहिए, 2% टैक्स बढ़ा दो प्रॉफ़िट के ऊपर और सरकार उसको खर्च करे। सरकार चलाने का काम, हमारे स्कूल चलाने का काम, हॉस्पिटल चलाने का काम, सड़कें बनाने का काम, ये सब सरकार का है। हुँ, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का बोलिए अपने प्रॉफ़िट का 2% करके आप कर दीजिए, उससे ये नहीं होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे ही है कि सरकार में जॉब्स तो हैं नहीं। एडमिशन भी अगर दें तो इंस्टीट्यूशंस कम हैं। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी समस्या जो होती है आम आदमी को, आम इंसान को पढ़ाई में, एजुकेशन में, वो बच्चों की स्कूलिंग की है। अब हमारे यहाँ स्कूल ही बहुत कम है जो अच्छे हैं, हुँ, सरकारी स्कूल बहुत ख़राब हैं। जी। सब लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल इतने महँगे हैं। फिर आप कहते हैं सरकार से कि हम प्राइवेट स्कूल की फ़ीस कंट्रोल कर देंगे। फ़ीस कंट्रोल करेंगे तो प्राइवेट स्कूल ग्रो नहीं करेंगे। आपको चाहिए कि जहाँ पे 100 प्राइवेट स्कूल हैं, आप 500 प्राइवेट स्कूल आने दीजिए। उनको बोलिए आप 4 मंजिल और बनाइए। आप अपने अपने टीचर्स को जितनी मर्ज़ी सैलरी दीजिए क्योंकि आपसे तो वो मदद नहीं ले रहे हैं, हुँ, लेकिन उनको फ़ीस अपनी करने दीजिए। फिर उससे क्या होगा जब अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे सबको बच्चों का एडमिशन भी मिलेगा क्योंकि उनको स्टूडेंट्स चाहिए और मार्केट प्रिंसिपल्स होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, तो फीस भी अपने आप कंट्रोल होंगी। तो फी लेकिन एक तरीका हमारी सरकार में हो गया कि सब कुछ सरकार करेगी। अब रिजर्वेशन आप दे देंगे, कितने आईआईटीज़ आप और बना लेंगे? ठीक है, 10 बना लेंगे, 20 बना लेंगे, 25 बना लेंगे। अभी तो आसान है नहीं, जो पहले बने हुए हैं उनकी भी फैकल्टी पूरी नहीं हुई है। हुँ, उससे बेहतर ये होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में सब जगह इकोनॉमी ग्रो करने दीजिए, एजुकेशन को इंक्रीज़ कीजिए, अपने स्कूल्स बेहतर कीजिए, अपने हुँ, कॉलेजेस
भारत में जो सरकारी या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनकी हालत कितनी खस्ता है। इसीलिए लोग दसियों लाख खर्च करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अब जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है बहुत गिर गया है अभी। दिल्ली विल्ली दो चार को छोड़ के अलग बात है, लेकिन बाकी सबका स्टैंडर्ड तो बहुत गिर गया है। जी। तो वो सब चीज़ें एड्रेस करने की हैं, ना सिर्फ ये कि ये तो मुंह में एक लॉलीपॉप देने की बात है। पहले मैं कास्ट सेंसस दे रहा हूँ, उसके बाद में रिजर्वेशन बढ़ा। रिजर्वेशन तो उसी में है ना, जॉब्स में जो अभी हैं। अभी आप देखिए रेलवेज की मेरे ख्याल 36,000 नौकरियां आई हैं, 1-1.5 करोड़ एप्लीकेशंस आ गई। हुँ। उसमें अगर आप 100% भी रिजर्वेशन दे देंगे तो 36,000 नौकरियां ही तो होंगी। तो नौकरियां बढ़ाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। शेखर, अगला सवाल तपेश मजूमदार का है। वो बोल रहे हैं, मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस पर यू टर्न क्यों लिया है? ये वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि पिछले महीनों तक इसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। देश में इस समय इतने गर्म माहौल में क्या ये बिहार में कोalition पार्टनर को संतुष्ट करने का एक तरीका है? देखिए, मैं नहीं समझता कि सिर्फ बिहार के लिए और कोएलिशन पार्टनर के लिए। ये जो मोदी शाह बीजेपी है, हुँ। इसका एक व्यू है कि अगर कभी भी खतरा हो सकता है इसको, तो वो कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से। अब सब लोग हंसते हैं इस बात पे, पर सच्चाई है कि 20% वोट तो कांग्रेस का रहता ही है। जी। अब 20 को 50% करना इंडिया में ज़रूरी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का 20% वोट, जो कि 2014 में 44 सीटें आई थी तो 20% था, 2019 में 52 सीटें आई तो 20%, आधा परसेंट इधर उधर होता है, मैं बॉल पार्क बोल रहा हूँ। 2024 में 99 सीटें आई तब हुँ। भी 20, उतना ही होता है। हुँ। इस बार क्योंकि बाकी पार्टीज के साथ जी। एडजस्टमेंट्स हो गई तो वो डिवाइड नहीं हुआ। तो बीजेपी ये सोचती है कि ये जो 20% है, बीजेपी का करीब 37.5% आता है। अगर ये 25% हो जाए तो बीजेपी की सीटें बहुत कम हो जाएंगी, हुँ। क्योंकि सब वो बीजेपी से आएगा। और उससे हो सकता है जो कोएलिशन की सरकार बनेगी वो एनडीए की ही बने, लेकिन वो सचमुच में कोएलिशन की सरकार होगी। हुँ। क्योंकि अगर मान लीजिए बीजेपी के 190 सीट आती है जी। या 200 सीट आती है, तो फिर बीजेपी का उसके ऊपर इतना प्रभुत्व नहीं होगा। हुँ। तो वो एक कांग्रेस पार्टी से जो भी चुनौती हो उसको प्रिएम्प्टिवली कवर करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जैसे पहले 2019 के चुनाव से पहले न्याय स्कीम लाई कांग्रेस जी। पार्टी, तो बीजेपी ने फटाफट फटाफट उसके आसपास एक को पीएम किसान सम्मान शुरू कर दिया, हुँ। और एक वो जो गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को फ्री फूड ग्रेन शुरू कर दिया। ये सारी बातें शुरू कर दी। उसके बाद एलपीजी पे जो रिफॉर्म हुआ था कई जगह, उसको भी कुछ कुछ हद तक रिवर्स किया। हुँ। फिर उसके बाद लाडली दिस, लाडली दैट, कन्यादान राशि, फलाना राशि, दिस गिव अवे, दैट गिव अवे, सब शुरू कर दिया, क्योंकि क्योंकि लगा कि कांग्रेस की वो जो अप्रोच है, खास करके कर्नाटका चुनाव में उनकी जीत के बाद और तेलंगाना भी, सोचा कि शायद इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है। तो हुँ। जिस चीज से भी लगे कि कांग्रेस को ट्रैक्शन मिल रही है, वो उसे काउंटर करने की बजाय अब उसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं, जैसे जापानीज मार्शल आर्ट है जिजुत्सु, जी। उसमें अपने दुश्मन की जो स्ट्रेंथ है हुँ। उसको उसकी वीकनेस में आप बना देते हैं, उसकी शक्ति से आप उसके खिलाफ काम करते हैं। तो बीजेपी, ऐसे कहते हैं ना, भूखे को पूछो 2 और 2 क्या होता है, तो बोलता है 4 रोटियां। हुँ। अगर आप बीजेपी को पूछो 2 और 2 क्या होता है, तो बोलेंगे 4 वोट। क्योंकि पार्टी सिर्फ वोट के ऊपर पहले फोकस करती है। जी। तो वो वोट देखते हुए ही उन्होंने सोचा कि ये एक ट्रैक्शन मिलती है राहुल गांधी को, बिहार में भी मिलेगी, हुँ। क्योंकि वहाँ लालू यादव फ्रंट में है। उसके बाद यूपी में चुनाव आएगा, यूपी का चुनाव बहुत वाइटल है बीजेपी के लिए। तो इससे अच्छा है कि ये जो एक तीर है, ये कांग्रेस पार्टी के तर्कस से हम निकाल लेते हैं। हुँ। तो उस उस दृष्टि से ये किया गया। ये आज और कल में नहीं होने वाला। ये जब सारे देश की जनगणना होगी उसका हिस्सा होगा। वो बहुत लंबी प्रोसेस है। जी। 2021 में होनी चाहिए थी, अभी तक पोस्टपोन्ड है।
शेखर, अगला सवाल स्मिता जोशी का है। वो पूछ रही हैं कि इस समय ओवैसी एक बहुत समझदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति समझने वाले ये तो जानते हैं कि उनकी अवसरवादी सोच है, पर फिर भी क्या आपको ये नहीं लगता कि उनको इस पर आगे भी कायम रहना चाहिए? हो सकता है कि मुसलमानों को मेनस्ट्रीम करने में इससे मदद मिले। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊँगा कि असदुद्दीन ओवैसी को मैं जानता हूँ। एक बार वो मुझे हैदराबाद में घुमाने भी ले गए थे, हुँ, पुराने शहर में, जहाँ उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। वो उनका जो एक टीवी चैनल्स में जो उनकी एक छवि बन गई है, जी। वो उनको सूट भी करती है, क्योंकि हुँ, उनका वोट बेस वही है और लिमिटेड बेस है, हुँ, हैदराबाद में ही है। लेकिन वो मॉडर्न स्कूल्स, कॉलेजेस चलाते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फास्ट बॉलर थे, उसी टीम में थे जिसमें मोहम्मद अज़हरुद्दीन थे, हुँ, हैदराबाद में। तो वो मॉडर्न दुनिया को भी जानते हैं। जी, तो उनको पता है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, उसके ऊपर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, उसकी देशभक्ति के ऊपर। हुँ, खास करके उन लोगों द्वारा जिनको मुसलमान वोट नहीं मिलता या मुसलमान वोट नहीं चाहिए। जी। तो वो ये इस तरह से बोल के उसको काउंटर कर रहे हैं और बहुत समझदारी से कर रहे हैं, क्योंकि भारत के मुसलमान देशभक्त हैं, लेकिन उनका अभी कोई खड़ा होके उनके बिहाफ पे बोलने वाला मुस्लिम नहीं है नेता। हुँ, और जो हैं भी, वो फिर जिसको हम मॉडर्न मुस्लिम कहते हैं या ऑक्सब्रिज टाइप मुस्लिम्स हैं। अब इसको मैं कैसे बताऊं कि मतलब जो इंसान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और मुस्लिम वोट बेस से आता है और वो खड़ा होकर जब ऐसे बोलता है, तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। अब हुँ, देखिए, ओवैसी जो पीछे बोले हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट मुसलमानों में तो खैर हुआ ही, लेकिन हिंदू सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट हुआ है हुँ, कि वो चीज़ें टेररिस्ट के बारे में जो कोई नहीं बोल रहा है, जी, वो ओवैसी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं क्योंकि उन्होंने कहा इसलिए मैं आपके सामने रिपीट कर दूंगा अभी। उन्होंने टेररिस्ट्स को बोला पहलगाम के बाद, कुत्ते, कमीने, हरामजादे। अब ये भाषा कोई इस्तेमाल नहीं करता है, हुँ, लेकिन उन्होंने किया। तो वही चीज़ आप देखें कि वहाँ पे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। इस बार मीर वाइस ने भी अपने अपने डिस्कोर्स में मेन मस्जिद में श्रीनगर में हुँ, यही बात बोली। लेकिन वही सब बात ओवैसी अब बहुत कलरफुल तरीके से और ज़ोरदार तरीके से कह रहे हैं, जी, और उसका अच्छा असर हो रहा है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ भारत में, खास करके हिंदू कम्युनिटी में और बीजेपी के वोटर्स में भी, कमिटेड वोटर्स में भी, वो कह रहे हैं अच्छा, एक आदमी ऐसा भी खड़ा होकर बोल रहा है। तो मैं कहूँगा कि उनका रोल जो अब है, ये कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक, पॉजिटिव रोल है। शेखर, आखिरी के 2 सवाल लूँगी, कनाडा से जुड़े हुए सवाल हैं। आदित्य पूछ रहे हैं, हाल ही में कनाडा में हुए चुनाव के नतीजों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि माइक कार्नी जस्टिन ट्रूडो द्वारा की गई गलतियों को दोहराना पसंद नहीं करेंगे? और क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने इस चुनावों में कोई भूमिका निभाई है, जैसे कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट कहना और टैरिफ वॉर? देखिए, पहली बार तो ट्रंप ने ये चुनाव जिताया है हुँ, लिबरल्स को, नहीं तो हुँ, उनका हारा हुआ चुनाव था। हुँ, तो जो कंजर्वेटिव्स थे कनाडा में, वो करीब 18% के करीब भी आगे थे। हुँ, उससे कोई रिवर्स होता नहीं है। रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि जो पियर पोलिएव थे, उन्होंने कुछ ऐसी भाषा बोलनी शुरू की जैसे ट्रंप बोलते थे। हुँ, तो ट्रंप के जो शुरू के कुछ दिन थे, वो इतने कंट्रोवर्शियल हो गए और हुँ, इतने डिस्टेबलाइजिंग हो गए कि कनाडा में बहुत लोगों ने कहा कि अरे यार, उसे छोटा ट्रंप आ जाएगा तो हुँ, हमारे यहाँ भी यही होगा। और उसमें जब उन्होंने 51st स्टेट वगैरह कहना शुरू किया, तो वो तो सोच रहे होंगे कि मैं ट्रूडो को ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ, हुँ, क्योंकि वो ट्रूडो को ज़ाती तौर पे पर्सनली पसंद नहीं करते। जी, लेकिन उस चक्कर में कैनेडियन नेशनलिज्म एकदम बहुत स्ट्रांग हुआ। और जब नेशनलिज्म स्ट्रांग होता है, तो जो रिनिंग पार्टी होती है, हुँ, एस्टैब्लिशमेंट, उसको बहुत फ़ायदा होता है। फिर लोग कहते हैं यार, सिर पे ये बैठा हुआ है, हुँ, पता नहीं क्या करेगा कल को, और हमको 51st स्टेट कह रहा है, तो हुँ, इससे जो चल रहा है उसी को रखते हैं, और इस आदमी को लाएंगे तो छोटा ट्रंप है, हुँ, कल को उसकी बात सुनेगा या क्या करेगा। फिर ये भी खतरा था, कनाडा ऑल सर एंड डन लिबरल एक देश है। जी, उसको लगा कि उस तरह का एलन मस्क टाइप, डोनाल्ड ट्रंप टाइप, उस तरह का राइट विंग आ जाएगा, तो वो हमें पसंद नहीं है। तो ये सारी बातें मिला के एकदम ड्रामेटिकली शिफ्ट हुआ है। हुँ, हालांकि फिर भी कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत वोट आए हैं, तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि उनको ट्रूडो की पॉलिसीज फॉलो करनी है कि नहीं। अब देखिए, सच्चाई ये है कि उनकी मर्जी पर है। हुँ, लेकिन
ट्रूडो अगर मजबूरी से वो पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे तो वो मजबूरियां इनके लिए अब नहीं है, जी। क्योंकि ट्रूडो की सरकार पहले बहुत पीछे थी बहुमत से। तो वो सत्ता में थी एनडीपी के समर्थन से, जो जगमीत सिंह की पार्टी थी। हुँ, अब एनडीपी की सीटें भी कम हो गई हैं, मेरे ख्याल 7 या 8 सीटें रह गई हैं। जगमीत सिंह खुद भी हार गए हैं। जी। ये सरकार जो है, जो लिबरल्स की है, इसकी भी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ 3 कम है। हुँ, तो 3 कम में कोई गिराने वाला भी नहीं है और 3 कम में कोई इनके लिए कंडीशंस लगाने वाला भी नहीं है। और अगर आप देखें कि पंजाबी लोग किसके ज़्यादा इलेक्ट हुए हैं, तो ज़्यादा पंजाबी इस बार कंजर्वेटिव पार्टी से इलेक्ट हुए हैं, ना कि लिबरल पार्टी से। जी। तो कुछ मजबूरियां जो थीं ट्रूडो की अब नहीं है। जगमीत सिंह की तलवार उनके गर्दन पे नहीं लटक रही है, हुँ, क्योंकि जगमीत सिंह तो ओपनली यही पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो अब जगमीत सिंह तो खुद हार के बाहर हो गए। लेकिन इसमें एक ही बात है, हम एक प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि जो ट्रूडो कर रहे थे वो मजबूरी थी इसलिए कर रहे थे। हुँ, लेकिन अगर वो लिबरल पार्टी का व्यू है और लिबरल माइंडसेट है, तो फिर किसी ना किसी तरीके से ये वापस आएगा, क्योंकि भारत और कनाडा की रिलेशनशिप हमेशा बेहतर रही है जबकि कंजर्वेटिव सत्ता में रहे हैं। स्टीवन हार्पर सत्ता में थे, हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। हुँ, लेकिन इस बार पियर पोलिएव ने स्टीवन हार्पर की पॉलिसीज भी फॉलो नहीं करी अपने इलेक्शन कैंपेन में। जी। वो सचमुच ही मैं भी ट्रंप की तरह गए और उसी में फंस गए, क्योंकि जब तक ट्रंप के 2 हफ्ते हुए तब तक ट्रंप डीपली अनपॉपुलर हो गए थे कनाडा में। और लोगों ने कहा यार, अमेरिकनों ने तो गलती कर दी, हम ये गलती क्यों करें। जी। तो ये अब ये बात देखनी होगी। लेकिन मुझे लगता है, अगर आप मुझे पूछे, मुझे लगता है कि दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है अब स्टेबलाइज होगी, बेहतर होगी। रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन रिकवरी की प्रोसेस अब शुरू होगी। अब शेखर, आपने इस सवाल का ऑलरेडी जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी एक बार ले लूँगी सवाल। अनुभव सक्सेना का है, बोले रिसेंटली कनाडा में जो इलेक्शंस हुए, क्या उससे कनाडा-भारत रिलेशंस में बेहतरी आ सकती है, अब जब ट्रूडो और जगमीत दोनों बाहर हो गए हैं? देखिए, कैसे? इस सवाल का मैंने भी जी, जवाब दिया है। अभी दे मुझे दिया। उम्मीद है, हुँ, क्योंकि भारत और कनाडा हमारे बीच में बहुत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। कनाडा G7 कंट्री है, हुँ, पॉपुलेशन इतनी नहीं है। हमारे यहाँ से इमिग्रेशन होता है। अब ठीक है, वो इमिग्रेशन के अंदर काफ़ी, जिसको हम कबूतरबाजी कहते हैं पंजाब में, इलीगल भी बहुत था हुँ, और झूठ वाला भी बहुत था और लो लेवल पे भी था। तो लेकिन हेल्दी इमिग्रेशन की भी एक पॉसिबिलिटीज़ हैं जी, और एक बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत और कनाडा की अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। उसमें एक ही कांटा है, जी, कांटा सिर्फ ये है, जो भारत से वहाँ प्रवासी जाते हैं, खास करके पंजाब से जाते हैं, वो अपने यहाँ के जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको लेके वहाँ जाते हैं। और वो उनकी पॉलिटिक्स में उन लोगों ने उसको पूरी तरह से उसको एल्गोरिदम को समझा हुआ है, कनाडा की पॉलिटिक्स का। तो कैसे अपना वोट कंसंट्रेट करना है, हुँ, की कैंडिडेट्स उनके पॉलिटिक्स में उन पे डिपेंड करते हैं, वो सारी बातें हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं और ये इश्यूज चलते रहेंगे। इसीलिए बेहतर है कि भारत और कनाडा की सरकारें इसमें मिलके काम करें, क्योंकि अगर मिलके काम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। नुकसान भारत का भी होगा, कनाडा का भी होगा। भारत का तो हो गई, जी, कनाडा का भी होगा और लोगों का भी होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो पंजाबी भी हैं, वो तो कैनेडियन नागरिक भी हैं। अगर हम कनिष्का बॉम्बिंग देखें, जो एयर इंडिया का जंबो जेट बॉम्ब किया गया था 1985 में, उसमें ज़्यादातर लोग कैनेडियन इंडियंस थे। हुँ, इंडियन मूल के थे, लेकिन कैनेडियन सिटीजन्स थे, कैनेडियन नागरिक थे। जी। तो दोनों देशों को ये सूट करता है कि इस पे वो मिलके काम करें। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।